नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यह ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर में ही तीसरा डायग्नोसिस है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन माने हिंदी में इसे कहते हैं शीघ्र पतन और यह अनेक कारणों से होता है जिसका विश्लेषण आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ इसके होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन से है इसके ऊपर भी हम एक कमेंट्री देंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, हमारा जो ऐप है होम्योपैथी इनसाइट, यह आप गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप सारे ही वीडियो जो यूट्यूब पर है और अन्य वीडियो की भी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सो ज़रूर यह मिस न कीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि ये ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर है, माने ऑर्गेज्म आने से पहले ही या ऑर्गेज्म के साथ इसका कोई कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम होता है। यह होता है मेल में कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन अगर बहुत कम हो और फिर भी अगर शीघ्र पतन हो जाता है या प्री मैच्योर, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर। प्री मैच्योर का मतलब होता है ऑर्गेज्म आने से पहले ही अगर वह इजैकुलेट कर देता है तो उसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अभी ये अलग अलग कंडीशन में होता है, अलग अलग स्टेजेस इसकी हो सकती है। मतलब मान के चलो मिनिमल सेक्सुअल स्टिमुलस उसे मिल गया और उसके बाद ही उसे मतलब इंसर्शन करने से पहले ही या इंसर्शन के दौरान या इंसर्शन के तुरंत बाद और उसका सेटिस्फैक्शन होने से पहले अगर इजैकुलेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मतलब मैच्योर, प्री मैच्योर यह वर्ड देने की उसके पीछे की वजह यह है कि मैच्योर्ड इजैकुलेशन का मतलब क्या होगा कि लाइक जब ऑर्गेज्म वह प्राप्त कर लेता है कोई पुरुष और उसके बाद उसको इजैकुलेशन हो रहा है तो वो सही समझा जाता है और वो सही भी है। लेकिन होता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन में या तो सबसे पहली बात होती है कि मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह सेक्सुअल कांटेक्ट अभी किया ही नहीं है उसने, मान के चलो वो सोच ही रहा है या फिर जस्ट उसे अपने पार्टनर का या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी का स्टिमुलस मिल गया, मतलब एक्चुअली वो बिस्तर में नहीं है लेकिन फिर भी उसे स्टिमुलस मिल गया और उसके पहले ही उसको इजैकुलेशन हो गया, या फिर सेक्स करना शुरू करने से पहले ही उसको इजैकुलेशन हो जाता है। दूसरा होता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उसने शुरू किया और जैसे ही इंसर्शन किया तुरंत उसका इजैकुलेशन हो जाता है। और तीसरा होता है शॉर्टली आफ्टर, मतलब कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों में ही इजैकुलेशन हो जाता है और उसको समाधान नहीं मिलता है, माने उसका ऑर्गेज्म आया हुआ नहीं रहता है, उसके पहले ही वह इजैकुलेट हो जाता है। इसमें और एक पॉइंट है कि बिफोर द पर्सन विशेष इट, माने लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हमारा शीघ्र पतन होता है, मतलब मेरी इच्छा होने से पहले ही, मतलब उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और इनवॉलंटरीली इजैकुलेशन हो जाता है और फिर अल्टीमेटली उसे समाधान या ऑर्गेज्म नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यह है ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर का एक पार्ट जो मेल में अलग से एक डायग्नोसिस है जिसे कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। यह अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं, तनाव है, टेंशन है या और भी कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां, कुछ डेबिलिटेटिंग डिसीज़ है या कुछ एडिक्शंस है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन प्री मैच्योर इजैकुलेशन जब डायग्नोस करना है तो इसमें एक एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया है कि अगर वो कोई ड्रग्स ले रहा हो इससे पहले, जैसे जनरली ओपियोइड्स या अल्कोहल सडनली जब कोई व्यक्ति बंद कर देता है तो जनरली ये देखा जाता है कि उसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन का डायग्नोसिस करते हैं तो यह कंडीशन अलोन होनी चाहिए, प्री मैच्योर इजैकुलेशन विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन विद दैट विड्रॉल ऑफ ओपियोइड्स और अल्कोहल और सम अदर सब्सटेंस अब्यूज। तो ये छोड़कर, माने अगर ओपियोइड्स की आदत उसने छोड़ दी और उसके बाद उसे अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो ये उस ओपियोइड के विड्रॉल सिम्टम में आएगा, ना कि उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन डायग्नोस किया जाएगा। यह प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या तो रिकरेंट होता है या परसिस्टेंट होता है। रिकरेंट माने कुछ समय उसे ऐसा लगता है कि उसका सेक्स बराबर हो रहा है और इजैकुलेशन प्रॉपरली जब उसे चाहिए तब हो रहा है विद द ऑर्गेज्म, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जल्दी हो रहा है। और परसिस्टेंट में ऐसा होता है कि हमेशा
जब भी वो अटेम्प्ट करता है या उसे सेक्स की स्टिमुलस मिलती है, चाहे वो किसी भी तौर से हो, किसी तरीके से हो, और उसे इंसर्शन करने से या तो पहले, इंसर्शन करने के तुरंत साथ में या इंसर्शन करने के तुरंत बाद उसे इजैकुलेशन हो जाता है, तो यहाँ पे हम उसे परसिस्टेंट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी कौन सी है जो अगर हम क्लिनिकली इसको डायग्नोसिस करें प्रॉपरली कि ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है और हमें क्लिनिकल बेस पे अगर उसको कोई मेडिसिन देनी है तो हम उसे क्या दे सकते हैं। बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही सिलेक्ट करना है। डायग्नोसिस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को स्ट्रेंथ देते हैं। अगर आप कोई क्लिनिकल कंडीशन किसी व्यक्ति में ढूंढते हैं और वो क्लिनिकल डायग्नोसिस अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ मैच होता है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के सिलेक्शन में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और ज़्यादा सिमिलिमम मेडिसिन आप ढूंढ सकते हो उस व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों जैसे एग्नस कैक्टस, कैलेडियम, सेलिनम, सल्फर, थूजा, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, नाइट्रम कार्ब, नाइट्रम मूर, ये सारी बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ रेमेडीज है। सोरिनम है, ये भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बहुत सी बार अगर बहुत ही पेक्यूलियर रेमेडी हमें सिलेक्ट करनी है तो फॉस्फोरस यह रेमेडी, साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड यह रेमेडी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए ज़्यादातर क्लिनिकली रिकमेंडेड है, क्योंकि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए जितने रूब्रिक्स हमें रिपोर्टरी में प्राप्त होते उसमें यह रेमेडी फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड हाई ग्रेड्स में है। लेकिन फिर भी अगेन आई एम सेइंग कि आपको प्रेजुडाइज होकर ये रेमेडीज़ नहीं देनी है। और भी आगे हम आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हम किस तरीके से रूब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उनमें से मेडिसिन का चयन होता है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा ये चैनल, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लीव a feedback. Thank you very much.